जब ये डेटा 6% वोटिंग परसेंटेज बढ़ने का मतलब क्या होता है? पहले फेज में बढ़ जाते हैं लगभग 1 करोड़ 1 लाख मतदाता। तो मैं आपकी नजर से भी समझना चाहती हूं कि 11 दिन बाद और 4 दिन जो डेटा रखा इलेक्शन ऑफ इंडिया ने, ये बढ़ गया, बढ़ाया गया, ये माजरा है क्या? देखिए, इस माजरे पर जो संदेह हो रहे हैं उनको ताकत इस बात से मिल रही है कि जो एक तो अभी भी उन्होंने न्यूमेरिकल डाटा वो नहीं दिया है, परसेंटेज दिया है लेकिन नंबर नहीं दिया है। जो हमारे एजेंट होते हैं पार्टियों के, जो एक फॉर्म भरते हैं, शायद फॉर्म 17, उसमें हर बूथ का उनके पास होता है जहां जहां वो रहते हैं कि कुल कितना वोट पड़ा, साइन करते हैं, वो सबको बांटा जाता है जो जो पार्टियों के वहां आधिकारिक प्रतिनिधि होते हैं। लेकिन उससे मिला वो तभी सकते हैं जब चुनाव आयोग उस डाटा को पब्लिश करे कि एक उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऑथराइज्ड और लीगल वोटर कितने हैं और इस चुनाव में वहां कितने वोट पड़े हैं। तब वो परसेंटेज और जो भी डिटेल्स इनके हैं उनको मिला सकते हैं। अब समस्या ये हो रही कि इस पर जो संदेह विपक्ष की ओर से आया है, बहुत लगभग सभी जगह से, उसकी एक वजह बन गई है। क्योंकि चुनाव आयोग जिस तरह से गठित हुआ, इस पर सुप्रीम कोर्ट का एक निर्देश आया था। उसमें उन्होंने एक पहले से पेंडिंग कानून का हवाला दिया था। सरकार ने आनन फानन में उस कानून को अपने यहाँ पास किया। संसद जिस तरह से चली वो आपको पता है। और उसके बाद उसमें जो निर्देश था, उस निर्देश का सीधे उल्लंघन कर दिया। उस निर्देश में ये इशारा था कि फिलहाल जब तक ये व्यवस्था नहीं है कानून की, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी उसमें एक पार्टी, जैसे वो बहुत सारे मामलों में है, सीबीआई के चीफ के चुनाव में है, सीवीसी के मामले में है, तो उसमें भी रहे। तो वो इस तरह से किया गया कि वो बात ध्यान में नहीं रखी गई, क्योंकि वो आदेश जो था लंबा आदेश है, 256-60 पेजेस का है। तो उसमें जो भावना व्यक्त की गई थी चुनाव को लेकर, उसका आदर नहीं हुआ और एक फैसला उसमें, उस फैसले की एक लाइन पकड़ी गई कि कानून बनाना है, और कानून ऐसा बना दिया गया जिससे संदेह और गहरा हो जाए कि प्रधानमंत्री खुद रहेंगे, उनके द्वारा नियुक्त एक मंत्री और लीडर ऑफ अपोजिशन ने भारी शिकायतें की कि कैसे उनको एक साथ लिस्ट एक दिन पहले दी गई, फिर मौका ही नहीं मिला। शीतल जी, ये जो जिस शुबह की आप बात कर रहे हैं, जिस प्रोसेस की बात कर रहे हैं, ये अब जब ये डेटा सामने आया, मैं स्पेसिफिकली इस डेटा पर आपसे सवाल कर रही हूं कि 6% बढ़ा, पहले फेज में भी लगभग 6% और दूसरे फेज में भी लगभग 6%। और मैं वोटर की तादाद इसलिए दर्शकों को बता रही हूं कि ये परसेंटेज के बढ़ने का असर क्या है। पहले फेज में 1 करोड़ 1 लाख वोटर बढ़ जाता है। ये कोई इत्तेफाक है, सामान्य है, क्या है ये इसका इंडिकेशन? देखिए, महाराष्ट्र में तो 8% से ज्यादा है। बिल्कुल 8% से ज्यादा है, बल्कि लक्षद्वीप में तो 25% से ज्यादा है जी। हाँ। लेकिन यह है कि अब उसका जो प्रोसेस है उसमें हम तब तक ये संदेह नहीं कर सकते आधिकारिक तौर पर, जब तक ये सारे न्यूमेरिकल आंकड़े सामने न हो। क्योंकि फॉर्म 17 सबने साइन किया हुआ है, उसके तहत उनके विपक्षी दलों के भी एजेंट्स हैं, लेकिन अब मिलाएं कैसे? सिर्फ आपने परसेंटेज बता दिया, एक आंकड़े से वो सारा मिलान नहीं हो सकता। तो इसलिए अभी जो चीज है वो सिर्फ संदेह पैदा कर रही है। न विश्वास से उसको खारिज किया जा सकता है और न विश्वास से उसको कबूला जा सकता है। तो फिर इस डिले का आप ये कह रहे हैं कि 11 दिन ले लिए फर्स्ट फेज के इलेक्शन के बाद, 4 दिन ले लिए सेकंड फेज के इलेक्शन के बाद, और फिर भी डेटा मुकम्मल नहीं? यस, इसका उत्तर तो वही दे सकते हैं। ये सब चीजें मिलजुल के संदेह को घना कर रही हैं, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। इसके पहले के चुनाव में ऐसा नहीं हुआ। 3-4% की वृद्धि हो जाती थी, जो आंकड़ा 7 बजे तक आता था। उसके बाद पिछले दोनों चुनाव में ऐसा हुआ है, विधानसभाओं के चुनाव में भी हुआ है कि 3-4% की वृद्धि नॉर्मली हो जाती है। हो सकता है कि कुछ नई जो चीजें इन्होंने ऑप्ट की हैं, घरों से वोटरों को लिया गया है, वो सब कुछ इशू हो, पोस्टल बैलेट्स के मामले में कुछ डेवलपमेंट हो, कुछ हो। लेकिन ये जो वाई संपत कह रहे हैं कि अगर आमतौर पर तो 24 घंटे के भीतर, आपने भी देखा शीतल जी और हमने भी देखा कि जब 1984 में बैलेट से भी चुनाव हुए, तब भी 24 घंटे में वोटिंग परसेंटेज फाइनल सामने आ गया, अगले दिन तक आ जाता था, 11 बजे तक, 12 बजे तक। और वाई संपत साहब कह रहे हैं कि अगर जानकारी नहीं मिली तो ये अक्षमता है, इनकेपेबिलिटी है, सिर्फ इनकेपेबिलिटी। उनकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरे 2 और हैं जिन्होंने दूसरे चैनलों पर इसको डिफेंड किया है, वो भी सीईसी रहे हैं। तो हम अभी संदेह का लाभ देना चाहते हैं।
हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप इंफॉर्मेशंस को छुपाइए मत, हाँ। इंफॉर्मेशंस पब्लिक कीजिए। आप पे अविश्वास है, उस अविश्वास को खत्म कीजिए। हम आप पे विश्वास करना चाहते हैं। आप इस देश के चुनाव आयोग हैं जिनके पास सारे अधिकार हैं, लेकिन आप जो पहले से चली आ रही चीजें हैं उनको क्यों छुपा रहे हैं, ये समझ में से परे है। और इसलिए भी कि आंकड़ों का फर्क इतना ज्यादा है और समय का फर्क इतना ज्यादा है। और ये विपक्षियों के जो आरोप चुनाव आयोग पर ना होकर बीजेपी पर है, ये कितने जायज है? देखिए, वो तो स्वाभाविक है। जो भी विपक्ष में होता है, एक तो उसको चिंता होती है, उसका चुनाव होता है, उसको हमेशा लगता है कि जो भी चुनाव आयोग है वो सत्तारूढ़ दल के पक्ष में हेराफेरी कर सकता है, तो वो किस पर आरोप लगाएगा। और जब उनके चुनने जब चुनाव आयुक्तों के चुनने की प्रणाली पर ही शक रहा है और उस पर आरोप रहा है, अभी मैटर सुप्रीम कोर्ट में है, तो वो आरोप और किस पर लगाएंगे? इसमें हम विपक्ष को दोष कैसे दे सकते हैं? जो भी विपक्ष होता, मान लीजिए भाजपा यहां विपक्ष में होती, तो वो किस पर आरोप लगा रही होती? 2009 में वो किस पर आरोप लगा रही थी? तो ये तो स्वाभाविक है। हाँ। नहीं, लेकिन इस स्वाभाविक प्रक्रिया में बस छोटा सा और जवाब ये भी, ग्रे पोर्शन बहुत ज्यादा है शीतल जी, और ब्लैक एंड व्हाइट के, हाँ, ग्रे पोर्शन बहुत ज्यादा और ब्लैक एंड व्हाइट के खांचे में बांटा जाना इसको जरूरी है। नहीं, बहुत जरूरी है। और ये दिनों दिन और जितना समय बीत रहा उतना और घना होता जा रहा है। हाँ। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसका उत्तर देने में विलंब किया जा रहा है। जैसे आंकड़े देने में विलंब हुआ, वैसे इसकी सफाई देने में विलंब हो रहा है। ये सब मिलजुल के चीजों को बहुत संदिग्ध बना रहा है। के शर्मा,